करो, लिखो केमिस्ट्री, हेडिंग बना लो। क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है। सबसे आसान विषय क्या? सबसे आसान, इसको कहते हैं रसायन, रसायन विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री। क्या है इसमें, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, देखते चलिए। देखिए केमिस्ट्री जो है, ये जो वर्ड है, जैसे कोई भी शब्द होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड से ही आता है। जैसे बायोलॉजी में क्या लिखवाए थे, बायोज और लोगोज लिखवाए थे। वैसे ही केमिस्ट्री किस शब्द से आया है, तो एक वर्ड है कीमिया। ठीक है, बेसिकली अभी लिखिएगा मत, अभी सुनिएगा। इजिप्ट के जो लोग थे, इजिप्ट, इजिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मिस्र। क्या कहते हैं, मिस्र। तो मिस्र के जो लोग थे, वहां पर जो मिट्टी होती थी ना, वो मिट्टी किस रंग की होती थी, काले रंग की, काली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी होती थी, उस काली मिट्टी को क्या कहते थे, केमिया। क्या कहते थे, केमिया कहते थे। क्यों कहते थे, तो मिट्टी का नाम केमिया नहीं था, केमिया का मतलब क्या था, काला रंग। ठीक है, तो ये केमिया, केमिया उसको कहते थे, और केमिया वर्ड धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के किसमें बदल गया, केमिस्ट्री में बदल गया। तो पूछा जाए टर्म केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम, तो क्या कहोगे, वर्ड केमिया। और केमिया का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर, काला रंग। ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द कीमिया से निकल करके आया। अब इस केमिस्ट्री में सबसे पहले जिस व्यक्ति का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन था, उनका नाम है लेबवाइजर। क्या नाम था उनका, लेबवाइजर। तो लेबवाइजर आए, इनका केमिस्ट्री में बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन था। बीपीएससी 65 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लेबवाइजर को। लेबवाइजर को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, या फिर मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। किसे, लेबवाइजर को। ठीक है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, लेबवाइजर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो किसी को भी फादर ऑफ अगर मॉडर्न केमिस्ट्री या फिर उस सब्जेक्ट का फादर कहा जाता है, तो उनका उस सब्जेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन होगा तब ना कहा जाएगा। ठीक है, तो इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में था। मुख्य रूप से क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था लेबवाइजर का, तो पहला इनका एक इसमें कंट्रीब्यूशन था कि लेबवाइजर साहब ने एक सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था, लेबवाइजर ने दिया था। द्रव्यमान सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ के द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अगर आपके पास ए है और बी है, दो रिएक्टेंट है, ए है आपका 30 ग्राम और बी है आपका 50 ग्राम, तो ये दोनों केमिकली रिएक्ट करेंगे तो ए बी बनेगा। तो ए बी का जो वजन होगा वो कितने ग्राम का होगा, 80 ग्राम का होगा, माने द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको कहते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक वैसे ही आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना रहेगा रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास उतना ही रहेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस व्यक्ति ने दिया था, किसने दिया था बोलो, लेबवाइजर ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, जिस समय लेबवाइजर थे उस समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 105 एलिमेंट्स। टोटल ज्ञात तत्व कितने उस समय पता थे, 105। अभी अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 118, जिसमें 94 एलिमेंट जो हैं डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो नेचुरल एलिमेंट कितने हैं, 94, और बाद बाकी सब क्या है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है या फिर मैनमेड एलिमेंट्स हैं। तो लेबवाइजर के टाइम पर एलिमेंट की संख्या ज्ञात थी 105। तो इन 105 तत्वों को आधार बना करके इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। किताब का क्या नाम था, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें उन्होंने कितने तत्वों का जिक्र किया, 105 तत्वों का जिक्र किया था। किसने, लेबवाइजर ने। तो दो कंट्रीब्यूशन हो गया। अभी के समय में अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, और फिर नीचे वाला एक ग्रुप हो गया। ठीक है,
इसको कौन सा ब्लॉक कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। इसको पी ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक हो गया, और ये एफ ब्लॉक हो गया। तो 4 ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में 1 और 2, यहां पर 3 से 12, यहां 13 से 18, ठीक है, और यहां पर 19 और 20, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड ग्रुप, ठीक है। ये इस तरीके का पीरियोडिक टेबल दिखता है। तो अभी यदि आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो किसी भी एलिमेंट को इस पीरियोडिक टेबल में देख करके आप उसको क्लासिफाई कर दीजिएगा। जैसे यहां पहला लाइन जो है, इसमें जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सब क्या कहलाते हैं? एल्कली मेटल्स। क्या कहलाते हैं? एल्कली मेटल्स। मतलब क्षारीय धातु का किस में रखा गया है? क्षारीय धातु को पहले लाइन में रखा गया है। दूसरा जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल, मतलब क्षारीय पृथ्वी तत्व। क्या कहते हैं? क्षारीय पृथ्वी तत्व। डी ब्लॉक में जितने सारे एलिमेंट हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल, मतलब संक्रमित धातु इन्हें कहा जाता है। एक तो बात स्पष्ट हो गया कि डी ब्लॉक में जितना होगा सभी का सभी डी ब्लॉक में क्या होगा? मेटल। और मेटल कैसा होगा? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं? वैसा मेटल जिसकी वैलेंसी लगातार बदलते रहती है, ठीक है। तो वैलेंसी लगातार बदलने के कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। जितने सारे महंगे एलिमेंट हैं सब महंगे एलिमेंट आपको किस ब्लॉक में मिलेंगे? डी ब्लॉक में। जैसे सोना किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। चांदी किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। प्लेटिनम किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। तो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एफ ब्लॉक जो आपका है, इस एफ ब्लॉक में आपको मेटल भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटेलवाइड्स भी है। तीनों हैं इसमें, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलवाइड। इसका 18वां लाइन जो है ये स्पेशली किसके लिए है? इनर्ट गैस के लिए है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ये सब फैमिली अलग अलग बना हुआ है। जितने सारे एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स हैं, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव जितने सारे हैं, विस्फोटक तत्व जितने सारे हैं, वो सब आपको किस ब्लॉक में मिल जाएंगे? एफ ब्लॉक में मिल जाएंगे। अब हर एक एलिमेंट को देख करके आप समझ जाओगे। आपको यह भी पता है कि ये वाला जो पहला ब्लॉक है, इस पहले ब्लॉक में जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आओगे पीरियोडिक टेबल में, जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो एलिमेंट जो भी रहेगा उस एलिमेंट के एटम का साइज क्या होता है? इंक्रीज, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एलिमेंट के एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता है। और पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं तो एलिमेंट जो भी मिलेगा उसके एटम का साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो पीरियोडिक टेबल देख के सब कुछ पता चल जा रहा है कि नहीं चल जा रहा है? लेकिन सोचो जिस समय 105 तत्व खोजे जा चुके थे और कोई पीरियोडिक टेबल नहीं था, उस समय 105 तत्वों पर किताब लिखना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किसने किया था? लेबॉइजर ने एक्सेप्ट किया था। लेबॉइजर ने उसको ये किया और उस पर किताब लिखा। अब जैसे हाइड्रोजन के बारे में आपको पढ़ना है तो पूरा एगो चैप्टर उलटी है। हीलियम के बारे में पढ़ना है, एक चैप्टर उलटी है। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन देख करके पता चल जाएगा, अच्छा एल्कली मेटल है। हीलियम में आओगे तो अच्छा इनर्ट गैस है। देख के पता चल जा रहा है कि नहीं चल जा रहा है? तो अब पीरियोडिक टेबल बन गया। उस समय वो कुछ था ही नहीं, इसलिए उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी, दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें उन्होंने 105 तत्वों का जिक्र किया था। अब जब ये पीरियोडिक टेबल खोजा जाने लगा ना, तो इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एक व्यक्ति ने काम किया था जिनका नाम था डोवेराइनर। क्या नाम था? डोवेराइनर। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को गढ़ने का काम किस व्यक्ति ने किया था? तो डोवेराइनर ने किया था। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उस पीरियोडिक टेबल को कहा गया त्रिक नियम। क्या बोला गया? त्रिक नियम। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायड रूल। मतलब इन्होंने एलिमेंट को 3-3 के संख्या में अरेंज करने का काम किया, लेकिन जितने तत्व ज्ञात थे उन सारे एलिमेंट को अरेंज ये नहीं कर पाए, तो इनका पीरियोडिक टेबल हो गया फेल, ठीक है। असफल व्यक्ति थे कौन? डोवेराइनर। लेकिन सबसे पहले त्रिक नियम इन्हीं का था। डोवेराइनर जब हटे तो इनके बाद एक व्यक्ति आया, नाम था उसका न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड। इसने त्रिक नियम की जगह क्या दिया? अष्टक नियम, जिसको ऑक्टेव रूल कहा जाता है, ठीक है। और इसका भी पीरियोडिक टेबल क्या रहा? फेल रहा, ठीक है। लेकिन याद रखना है, अष्टक नियम देने वाला कौन? न्यूलैंड। ट्रायड रूल देने वाला कौन? डोवेराइनर। तीसरा एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मेंडलीव।
क्या नाम था? मेंडलीव। और मेंडलीव ने सबसे पहले सफलतापूर्वक पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया। और किस आधार पर बनाया पीरियोडिक टेबल को? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल वाला व्यक्ति कौन? मेंडलीव। मेंडलीव के ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया ना, इसमें कॉलम 7 थे और रो कितने थे? 9 थे। लेकिन कुछ कमी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रह गई, जिससे इनका भी पीरियोडिक टेबल खारिज हो गया। समझ रहे हो? लेकिन अगर पूछा जाता है आपसे कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, तो नाम याद रखना है, किसे कहा जाता है? मेंडलीव। लेकिन प्रश्न पूछ दे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, तो मोस्ले को। मॉडर्न पूछ दिया तो मोस्ले हो जाता है, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछा जाता है तो कौन हो जाता है? मेंडलीव हो जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से 3 कमी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी। पहली कमी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान नहीं दिया था। अब हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं दिया, ये हाइड्रोजन बड़ा, इसको नाम दिया जाता है आवारा तत्व। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। इस हाइड्रोजन को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दिया था। दूसरी कमी थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं था। आइसोटोप्स को कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, the element which have same atomic number but different atomic mass are called isotopes। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब इन तीनों में आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? 1, और एटॉमिक मास तीनों का क्या है? डिफरेंट। अब जैसे यूरेनियम है आपका, तो एक होता है यूरेनियम 92-235 और एक होता है यूरेनियम 92-238। तो दोनों क्या है आपका? आइसोटोप्स है। ठीक है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए भी कोई स्थान नहीं था। तीसरा कमी रह गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस के लिए भी कोई स्थान नहीं दिया था। इनर्ट गैस, जिसको 18वें लाइन में रखा गया है। इस लाइन में हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, उसको याद करने का तरीका है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। ये जो 18वां लाइन है, इसके लिए भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं था, इसलिए उनका पीरियोडिक टेबल रद्द हो गया। और इनके पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को चैलेंज किसने किया? मोस्ले। और मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो किस आधार पर बनाया था? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक का जनक कौन हो गया? मोस्ले। मोस्ले ने कुछ खास काम किया नहीं, पीरियड रहने दिया 7, ग्रुप की संख्या बढ़ा के कर दी कितना? 18। ये जो 9 रहा करता था ना, इसको कहां तक पहुंचा दिया? 18 तक। अब 18 तक पहुंचा दिया तो सब एलिमेंट अरेंज हो गया। और अभी भी पीरियोडिक टेबल में कोई नया एलिमेंट खोजा जाए तो उसको रखने का जगह बचा हुआ है। ये तो बहुत बाद में आया है, वो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड ग्रुप। हाँ, 19 और 20 रखा नहीं गया है, मतलब इसको एफ ब्लॉक में हम समझाने के लिए बताएं। ऊपर वाले को एक्टिनाइड कहते हैं और इसको लेंथेनाइड कहते हैं। ठीक है। तो ये 18वें लाइन में क्या मिला आपको? इनर्ट गैस मिला। ये किसका दिया हुआ है? मोस्ले का। ठीक है। किसका दिया हुआ है? मोस्ले का दिया हुआ। और किस आधार पर इसने बना दिया? एटॉमिक नंबर। तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव। ठीक है। अब ये सब कुछ नहीं था, उस समय इन्होंने किताब लिखी थी, कौन सी? दी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कितने तत्व का जिक्र किया? 105। हाइड्रोजन का अगर आपसे पूछा जाए कि आविष्कारक कि किसने इसका खोज किया, तो हेनरी कैवेंडिश। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का क्या किया? खोज किया। लेकिन पूछा जाए कि इस हाइड्रोजन का नाम किसने रखा, तो क्या कहोगे? लेबवाइजर। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बताने वाले, नाम रखने वाले कौन थे? लेबवाइजर। और हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन था? हेनरी कैवेंडिश था। समझ में आया? तो मुख्य रूप से ये 3 कंट्रीब्यूशन था लेबवाइजर का, जिस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या फादर ऑफ केमिस्ट्री। जो पूछे वही है। पहला क्या था उनका कंट्रीब्यूशन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या था? 105 तत्वों पर आधारित किताब लिखी, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तीसरा क्या कंट्रीब्यूशन था? हाइड्रोजन का खोज किया हेनरी कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन का नाम रखा लेबवाइजर ने। अब जैसे खोज किया, नाम कहने का। अब जैसे प्रोटॉन है, समझ रहे हो? प्रोटॉन खोज किसने किया था? जे थॉमसन। किसने खोज किया था? गोल्डस्टेन। लेकिन इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था? चैडविक। रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन में कई लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ पूछता है कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बताने वाला कौन था? रदरफोर्ड।
लेकिन प्रोटॉन दिखा सबसे पहले किसको था, गोल्डस्टेन। तो आविष्कारक का नाम है गोल्डस्टेन। ये कर रहा था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब उसको दिखा था कि न्यूक्लियस जो होता है ना, उससे अल्फा किरणें टकरा करके तिरछे निकल जा रही हैं। तब कहा था कि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां से अलग अलग जगह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक वैसे ही है कि खोज करा किसने, कैवेंडिश ने। नाम रखा और विशेषता बताया किसको, किसने, लेवाइजर ने। समझ गया। चलिए तो इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, टर्म केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम वर्ड कीमिया विच मीन्स ब्लैक कलर। टर्म केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम वर्ड कीमिया विच मीन्स ब्लैक कलर। केमिस्ट्री शब्द, केमिस्ट्री शब्द, केमिस्ट्री शब्द कीमिया, CHEMIA, कीमिया, कीमिया शब्द से बना है, कीमिया शब्द से बना है, जिसका मतलब काला रंग होता है, जिसका मतलब काला रंग होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कीमिया इज अ इजिप्ट वर्ड। कीमिया इज अ इजिप्ट वर्ड। कीमिया एक मिस्र शब्द है। कीमिया एक मिस्र शब्द है, मिस्र देश का शब्द है, इजिप्ट वर्ड। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लेवाइजर, लेवाइजर LAVOISIER, लेवाइजर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लेवाइजर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। लेवाइजर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। अगला पॉइंट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवाइजर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवाइजर। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइजर द्वारा दिया गया, लेवाइजर द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इन्वर्टेड का काम कर लो, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री वाज रिटेन बाय लेवाइजर, वाज रिटेन बाय लेवाइजर, in which he described about 105 elements, in which he described about 105 element। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, the element of chemistry पुस्तक, the element of chemistry पुस्तक, पुस्तक लेवाइजर द्वारा लिखी गई, लेवाइजर द्वारा, लेवाइजर द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने 105 तत्वों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 105 तत्वों का जिक्र किया। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश while the term hydrogen was coined by, while the term hydrogen, while the term hydrogen coined by लेवाइजर। हाइड्रोजन के आविष्कारक हेनरी कैवेंडिश हैं, हाइड्रोजन के आविष्कारक हेनरी कैवेंडिश हैं, हेनरी कैवेंडिश हैं, तथा हाइड्रोजन शब्द लेवाइजर द्वारा दिया गया, हाइड्रोजन शब्द लेवाइजर द्वारा दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया कहां से आया सब शब्द। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर पूछा जाए कि केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, जैसे बायोलॉजी को कैसे डिफाइन करा था आपने, बताओ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। वैसे ही केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप कह सकते हो ब्रांच ऑफ, लिखिएगा, ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस इन
we deals about matter, in which we deals about matter and their physical or chemical change and also the law which governs these changes, हिंदी वाले लोग लिख लेना, यह प्रायोगिकी विज्ञान की शाखा है, यह प्रायोगिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, तथा उन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो पदार्थों में विभिन्न नियमों के कारण होता है, ठीक है। तो पूछा जाए कि केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हो, तो क्या कहोगे, किसका अध्ययन करते हो, मैटर का। किसका, मैटर का। मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्य। क्या कहा जाता है, द्रव कहा जाता है कि द्रव्य कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्य। द्रव माने हो जाता है लिक्विड, समझ गए। तो क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। तो केमिस्ट्री में किसका अध्ययन होगा, मैटर का। और उस पदार्थ में अगर कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका भी अध्ययन करेंगे। फिजिकल चेंज माने भौतिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंज जितना सारा होता है, दीज ऑल आर रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा होगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि रिएक्शन हो जाएगा ना, फिर से अपने स्टेट में आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास पानी है, ठीक है, वाटर है आपके पास, पानी को आपने फ्रीज किया तो क्या बन गया, आइस। आइस को आपने क्या किया, ये किया, गरम करा। तो गरम करा तो आइस किस में बदल जाएगा, स्टीम में। किस में बदल जाएगा, स्टीम में, वाष्प में उड़ने लगेगा। और वाष्प को फिर कलेक्ट करके ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पानी। तो एक टेम्परेचर होता है ऐसा, इससे भी बीपीएससी में आया हुआ है, घटना चक्र में मिलेगा, जिसको क्या कहा जाता है, त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु किसे कहा जाता है, जिसमें कोई पदार्थ का तीनों अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस, सेम स्टेट में दिखाई दे, उसको ट्रिपल बिंदु कहा जाता है या ट्रिक बिंदु कहा जाता है। तो वाटर आइस में बदला, आइस से स्टीम में, तो इसका स्टेट क्या हो रहा है, लगातार चेंज आप कर सकते हो। तो इसको क्या हम लोग कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज, अब आपसे हम पूछे कि बताओ, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल यानी मोमबत्ती का पिघलना, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, दोनों है। क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज। लेकिन यहां पर पूछे बर्निंग ऑफ कैंडल तो क्या हो जाएगा, हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल अगर पूछे तो क्या कहोगे, केमिकल चेंज है, ठीक है। मोम अगर पिघला तो फिर से मोमबत्ती बना लेंगे। और जल गया तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मुक्त हो गया, अब वापस उसको कंजर्व थोड़ी कर पाएंगे क्या। तो बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, केमिकल चेंज, ठीक है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, केमिकल चेंज है। समझ में आ रहा है। तो केमिकल चेंज जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा, फिजिकल चेंज कैसा होगा, रिवर्सिबल। लेकिन मेन बात है यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में किसके बारे में, पदार्थ के बारे में, मैटर। तो मैटर जो वर्ड है, इसको अगर डिफाइन करें तो क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो एनीथिंग्स
which occupy a space and having its own mass called matter। हिंदी वाले लोग लिखना, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो एवं उसका कुछ द्रव्यमान हो, एवं उसका कुछ द्रव्यमान, एवं उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। समझ गए? हर वो वस्तु जो स्थान घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान हो उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। अब एक वर्ड है मास और एक वर्ड है वेट। इज इट सिमिलर और डिफरेंस? अलग अलग है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी नाम सुने हो आप? स्केलर को क्या कहते हैं? अदिश, अदिश कहते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं? सदिश। ठीक है, ये दो राशि आपने पढ़ा, स्केलर और वेक्टर। बताओ मास जो है स्केलर है कि वेक्टर है? हाँ, सदिश, सदिश माने वेक्टर ना? हाँ हाँ, पहला जवाब सही दिया तुम, हंसने से बुद्धि खुल गया इसका। क्या होगा? स्केलर। और वेट कैसा होगा? वेक्टर। मतलब ये हो जाएगा सदिश और यह क्या हो जाएगा? अदिश। ठीक है, अदिश किसको कहा जाता है? जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, यानी परिमाण हो। क्या नहीं हो? दिशा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको क्या कहा जाएगा? स्केलर। वेक्टर किसे कहा जाएगा? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों जिसमें हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेक्टर कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो मास जो है, एक बात बताना, मास जो है वो फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? किसी बॉडी का मास बदलता घटता है या फिक्स होता है? हाँ, फिक्स होता है। और वेट बढ़ता घटता है क्या? हाँ, तो वेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये क्या है? वेरिएबल है। वेट क्या है? वेरिएबल है। आपको कहेंगे धरती पर आप हो तो, पृथ्वी पर हो तो कितने किलो के हो? 60 किलो के हो। कहें बबुआ चांद पर चल जाओ, चांद पर 6 किलो, हाँ, चांद पर भेज दे तो वजन कितना हो जाएगा? G/6 हो जाएगा। G/6 हो जाएगा, माने 60 बटे कितना हो जाओगे? 10 किलोग्राम के हो जाओगे। फुर्दुंगी जैसा कूदते रहोगे, फिर वजन घट जाएगा। क्या आपको हम बोले कि चल जाओ सूर्य पर, जाना मत, गर्मी बहुत है अभी, सूर्य पर चल जाओ, प्रैक्टिकली अभी इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर चले जाओ तो आपके बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? 27 इंटू जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 इंटू जी। मतलब अगर 60 किलो के हो तो 60 गुना 27, माने इसे पैर उठाना तो जेसीबी से उठा के रखना पड़ेगा, खुद से नहीं उठेगा। तो आपके बॉडी का जो वेट है वो वेट कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन डिसाइड कर रहा है? गुरुत्व जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, ये आपके बॉडी का वेट डिसाइड कर रहा है। और आपके बॉडी का जो मास है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि आप चंद्रमा पर चले जाए, कोई लिखा था कि कोई व्यक्ति है उसका वजन 60 या 70 किलो कुछ दिया था, और वो व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या पद बदलाव आएगा, और 4-5 विकल्प दिया था। अधिकांश लोग टिक मार करके 10-10 किलो लिख दिए थे। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। द्रव्यमान वस्तु का हर जगह निश्चित होता है, वो कहीं बदलता नहीं है। ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाओ। द्रव्यमान का मतलब क्या है? इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का जो इंटरनल वॉल्यूम है वो उसका क्या है? द्रव्यमान है। वही ना है जी। अब चंद्रमा पर जाइएगा तो लीवर यहां धर के थोड़े जाइएगा, साथ में लेकर के जाइएगा, किडनी ले करके जाइएगा, तो वॉल्यूम आपका कहां बढ़ घट रहा है? वही है। तो आपके बॉडी का मास कांस्टेंट है, वेट क्या है? वेरिएबल है। आप बाजार गए और आपने 2 किलो आलू खरीदा। क्या खरीदा? 2 किलो
आलू। हम आपसे पूछे कि आपने वेट खरीदा कि मास खरीदा? आप 2 किलो आलू खरीद करके ले आ रहे हो, बताओ वेट खरीद रहे हो कि मास खरीद रहे हो? क्या? अच्छा मान लो 2 किलो आलू यहां पर खरीदे, चांद पर आपको भेज दें, तो जाकर के मारे ना करोगे कि आलू दे कितना दिया, कम आलू दिया है। झगड़ा हो गया ना जी कि आलू कम दिया है, कितना में निकलेगा? डेसिमल में कुछ निकलेगा? कितना होगा एग्जैक्टली बताओ तो, चंद्रमा पर जाकर वेट होगा तो क्या ग्राम होगा? उससे जो 3-4 ग्राम सामान खरीदोगे तुम्हारे ना होगा। हम लोग कुछ भी वस्तु खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं? मास। वेट नहीं खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? मास खरीदते हैं, वेट नहीं खरीदा जाता है। तो यहां पर मैटर का जो डिफिनीशन लिखा हुआ है, इस डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, यानी जो स्थान घेर रहा हो और उसका कुछ क्या हो, मास हो। ठीक है, स्थान घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान रहे, वेट नहीं, मास हो, उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? मैटर। हर चीज, ये पेन हो गया, बेंच डेस्क जो भी है, सबका सब क्या है? मैटर है। ये मैटर बनता है किस चीज से? तो एटम से। किससे बनता है? एटम्स से बनता है। तो एटम्स इससे भी छोटा पार्टिकल है, उससे भी छोटा जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, एटम से भी छोटा क्या मिल जाएगा आपको? मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। और एक चीज इसमें अगर देखा जाए, पूछे हम आपसे कि बताओ विकिरण जो होता है, रे, ये विकिरण मैटर है या नहीं है? रेज जो होता है ये मैटर है कि नहीं है? नहीं है। रेज जो होता है वो मैटर नहीं है। रेज स्थान घेरता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं होता है। तो याद रखना है, धरती पर एगो जो मैटर नहीं है वो कौन है? रेज है। रेज मैटर नहीं है, बात बाकी सब क्या है? मैटर है। ये डेफिनेशन इसका लिख लिए हैं, परिभाषा लिख लिए ना? ठीक है, मैटर का परिभाषा लिख लिए। अब इस मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें, पदार्थ का वर्गीकरण, तो दो आधार पर कर सकते हैं, अभी समझ लो फिर लिखना। एक आधार इसका हो सकता है क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा यानी भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल के आधार पर मैटर को कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। पहला क्या हो जाएगा? सॉलिड, लिक्विड हो जाएगा, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। केमिकल क्लासिफिकेशन अगर पदार्थ का करोगे तो 2 भागों में बांटोगे, एक हो जाएगा प्योर और दूसरा मिक्सचर यानी शुद्ध और मिश्रण, यही ना होगा? पहला क्या हो जाएगा? प्योर, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध को अगर बांटे तो 2 भागों में बांटेंगे। शुद्ध का अगर वर्गीकरण करो तो 2 भागों में, एक हो जाएगा आपका क्या? एलिमेंट। और एलिमेंट को बांटोगे तो कितने भाग में बांटोगे? 3 भागों में। क्या क्या होगा? मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा मेटे लॉयड। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा एलिमेंट के बाद? कंपाउंड। कंपाउंड कितने तरह का? बोलो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर कितने तरह का होगा? मेनली 2 ही टाइप का है। एक हो जाएगा होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनस। ठीक है, तो मैटर को अगर क्लासिफाई करें तो इतने भागों में कर देंगे। क्लियर ना? इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं इसको।
पहला मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक परिवर्तन। किसी पॉइंट में दिक्कत नहीं, इसमें सब समझ गए ना? एक बार हिंदी बोल देते हैं, ध्यान से देख लो। भौतिक परिवर्तन, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इन दोनों का नाम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ही है, कोई बदलाव नहीं है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर दो वर्ग हैं इसमें, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध किस रूप में है? एलिमेंट। एलिमेंट को हम लोग कहते हैं तत्व, और कंपाउंड को यौगिक। ठीक है, तत्व और यौगिक। तत्व कितने तरह का? 3 तरह का, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। कंपाउंड 2 तरह के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक हो गया। मिक्सचर 2 तरह के, होमोजीनस को कहते हैं समांग मिश्रण, और हेट्रोजीनस को कहते हैं विषमांग मिश्रण। तो मिश्रण 2 प्रकार का। ठीक है, अब आइए इसको एक बार फटाफट देख लो। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर का जो किया गया है, इसमें पहला लिखा है हमने किसके बारे में? सॉलिड। पहला क्या है? सॉलिड, यानी ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो सिंपल से भाषा में अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर ठोस उसे कहेंगे जिसका फिक्स क्या हो? शेप, और फिक्स क्या हो? वॉल्यूम। तो जिसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम हो उसको कहोगे कि सर सॉलिड है। दूसरा लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड को होगा द्रव या तरल पदार्थ। लिक्विड का क्या हो जाएगा? अनफिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। और तीसरा आपका है गैस। तो गैस का अनफिक्स शेप और अनफिक्स वॉल्यूम। ठीक है, तो 3 बेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिक्स शेप का मतलब आकार निश्चित, वॉल्यूम माने इसको लिखते रहिए, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ठीक है, आकार और आयतन निश्चित है तो सॉलिड, आकार निश्चित है, सॉरी आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है तो वो हो जाएगा लिक्विड, और दोनों अनिश्चित हो जाएगा तो गैस हो गया। समझ गए ना? अब जैसे ही पेन है तो पेन किस में आएगा? सॉलिड में फिक्स, और इसका दोनों फिक्स्ड है, वॉल्यूम और शेप। लिक्विड में जैसे पानी है तो पानी को जिस कंटेनर में आप रखोगे उसके शेप का हो जाएगा। लोटा में रखोगे लोटा, कटोरा में रखो तो कटोरा। क्या? और वॉल्यूम क्या है उसका? फिक्स है। पानी को कंप्रेस कर सकते हैं? पानी को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। गैस जो होता है उसका शेप भी फिक्स नहीं है, बर्तन में जिसमें रखोगे उसका आकार का। गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड। गैस को क्या किया जाता है? संपीड़ित कर सकते हैं। परफ्यूम जो भरा रहता है कंटेनर में, दबाते हो कितना फोर्स से बाहर निकलता है? क्यों निकलता है? कंप्रेस किया हुआ है। एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ है क्या करके भरा गया है? कंप्रेस करके भरा गया है। तो गैस में इतना अधिक इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है कि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? अनफिक्स होता है। बात आई समझ में? अब कुछ इसका हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें इन तीनों का, तो एक अगर हम आपसे पूछे बताओ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व। घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? सॉलिड के बाद द्रव्य का, लिक्विड का, लिक्विड के बाद किसका? गैस का। बहुत बढ़िया। दूसरा हम आपसे पूछे अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब अंतः आणविक स्थान सबसे ज्यादा, बोलो। गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। बहुत बढ़िया। तीसरा बताना इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स, अंतः आणविक आकर्षण बल। सब सॉलिड के बाद लिक्विड, उसके बाद चलो चौथा बताना विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में है? गैस के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद सॉलिड। अगर आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा
सबसे ज्यादा गैस के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद सॉलिड। एक और छठा कैरेक्टरिस्टिक पूछे, एक्सपेंड मतलब फैलाव। सबसे ज्यादा एक्सपेंड कौन कर सकता है? गैस के बाद लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है, ये पदार्थों का कुछ केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं। जिस वर्ड में दिक्कत होगा पूछिएगा। डेंसिटी का मतलब घनत्व। दूसरा है इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब अंतः आणविक स्थान, अंतः आणविक स्थान। तीसरा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतः आणविक आकर्षण बल। चौथा है डिफ्यूजन मतलब विसरण। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। एक्सपेंड मतलब फैलाव, मतलब किसके मॉलिक्यूल्स में अधिक दूरी है। क्या? गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा तेज गति से कौन चल सकता है। कि फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा, हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़ना है। इससे न्यूमेरिकल्स ढेर सारा बनाने के लिए मिलेगा। खैर पूछता तो नहीं आप लोग सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल, बीपीएससी में आता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेना याद से। नहीं पढ़ोगे मान लो किस्मत खराब है, पूछ दिया। कई लोग किस्मत खराब लेके चलते हैं, हर बार नहीं आ रहा, आपके बार आ गया। तो तैयारी करो तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में। कई बार हम लोग न्यूमेरिकल्स कराते हैं तो स्टूडेंट तक कहते हैं सर पूछवे नहीं करता, आज तक नहीं पूछा। तो बुका तुम्हारा भाग्य मान लो खराब होगा, पूछ दिया तो फिर क्या करोगे वहां पे। तो हर टॉपिक से कम 10 गो 15 गो न्यूमेरिकल्स बना लेना है, क्या, ताकि वहां पर फंसे नहीं। तब पूरा सीट मिलता है यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का एक सीट दिया जाता है, हर चैप्टर से 100 न्यूमेरिकल। कहाँ फार्मूला है, कहाँ फार्मूला है, क्या को फार्मूला है बताओ हमको। पूरा मैकेनिक्स में खूब फार्मूला मिलेगा तो 8 गो 10 गो जो आपके काम का है। क्या ग्रेविटेशन में कितना फार्मूला मिलेगा? 3 से 4। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कितना मिलेगा? 3 से 4, उसमें भी मिलेगा। जो जरूरी है आपके लिए। अरे तो आईआईटी करना है, वो तो आप लोग कर लिए तभी तो बीपीएससी कर रहे हैं, क्या है ना। आप लोग डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं तब ना आए हैं जनरल कंपटीशन में, बीपीएससी में। वहां पर मन से अगर पढ़ लिए रहते तो ये फिर ये दिन नहीं ना देखना पड़ता। 12th में अगर मन से पढ़ लिए होते तो ये दिन देखना पड़ता। उसी समय बीटेक ओटेक करके कहीं ना कहीं आप लोग रेल के पटरी ठोक रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए रहते। हाँ, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो निकाल करके सिलेक्ट हो जाते हैं बहुत रेयरली। अब मतलब समझ में नहीं आता, बीटेक कर ही लिए तब दोबारा बीपीएससी की तरफ क्यों आकर के फाइट बढ़ा रहे हैं, क्या तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहिए। हाँ? आप लोग फिर भी सौभाग्यशाली हो, बिना छोड़े आप लोग चले आए कुछ। हाँ, नहीं तो उसके लिए फिर बीपीएससी में मत आओ, फिर जाओ यूपीएससी में। मिला जुला करके एक ही स्टेटमेंट में, जब से इंटरव्यू में जाओ, कोई बीटेक वाला इंटरव्यू में गया और जा करके पूछा तो फिक्स रहता है, उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आप इस सेक्टर को छोड़ करके इधर क्यों आना चाह रहे हैं। एक लाइन में रटा रटाया जवाब वो लोग भी सुना देता है। यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्या यही चीज सुनाएगा कि आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे तो क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का अनुभव मिलेगा।
वहां पर हमारा रेलवे में हो गया था, रेलवे में पटरी ठोकना एक ही काम था, सुबह उठते थे शाम तक पटरी ठोकते थे बाद में कोई अंतर था नहीं, बोर हो गए थे। यही जवाब देता है। वो सब भी समझ जाता है इंटरव्यू वाला कि बुड़बक बना रहा है क्या, क्यों आना चाह रहा है, पावर के लिए पैसा के लिए आना चाह रहा है। अब थोड़ा सा कहेगा कि तो डाइवर्सिटी वाला बनाएगा, दूसरा बोलेगा कि हम नेशन को सर्व करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। सेवा तो अपना करना चाहता है सब है। अच्छा सही से बताओ, इंटरव्यू में जो पूछा जा रहा है उसका रियल जवाब देने लगे, खरा खरा जवाब देने लगे, जो है उसके मन में वो बोलने लगे, थोड़ा भी बनावटी नहीं है। सैलरी जो होता है, मान लो खूब बढ़िया से अगर ढंग से बीटेक पढ़ा तो भी लाख रुपया महीना कमा ही रहा है, वहां भी जाएगा छोटा पोस्ट पर, बीपीएससी में छोटा पोस्ट पर सेलेक्ट होता है, सैलरी 50,000 55,000 रहता है, 60,000 रहता है, तो क्यों 1 लाख का नौकरी छोड़ के 60,000 की नौकरी में जाएगा क्या, कौन सी का। और वहां पर फिर चार्ज कितना बढ़ेगा, जैसे इंजीनियर जितना पुराना होते जाएगा, अगर 80,000 से ज्वाइन किया है ना तो रिटायर होते हो तो कम से कम 7 लाख रुपए उसका मंथली सैलरी होगा। काम अच्छा रहा तो जिस अब प्राइवेट में जो लोग, आपको ये भी पता होगा कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं ना जहां पर बीटेक करके जाओगे ना, तो आप बढ़िया कंपनी में अगर आपको मिल गया, बढ़िया कंपनी में जैसे इंफोसिस टाइप का कंपनी हो गया, टीसीएस हो गया, टीसीएल कंपनी हो गया, इस स्तर की जो कंपनी होती है ना, वहां पर इंप्लॉय को भगा नहीं दिया जाता। भगाया कब जाएगा, एकदम बुड़बक टाइप के बैठ गए हो, कुछ तुमसे कंपनी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तब भगा दिया जाएगा। उसमें जो ग्रो होता है ना सैलरी का, गवर्नमेंट में कभी नहीं होगा। कब करता है बताए तो, आप सुस्त हैं, आप डल हैं, आप गलती से पहुंच गए हैं वहां पर, नहीं एनी विदाउट एनी रीजन नहीं हटाया जाता है एनी रीजन पर हटाया जाता है। ठीक है, हाँ अब एकदम कंपनी जो है बहुत ज्यादा लॉस में अगर जा रहा है, बहुत अधिक लॉस में जा रहा है, आपको सैलरी देने का पैसा नहीं है, वो रेयरेस्ट होता है। अब एक बार बढ़िया पोस्ट पर जाकर के वो चला गया ना, कहीं पर एचआर बन गया किसी कंपनी का, वो अब दूसरे कंपनी को अगर ज्वाइन करेगा ना तो 60,000 अगर उसका सैलरी है तो जाएगा 80,000 पर। ठीक है, इंक्रीमेंट ही होगा उसमें, डिमोशन नहीं होता है, इंक्रीमेंट ही होता है, शिफ्ट करता है, तो उसमें ठहरता भी नहीं है। एक इंसान एक कंपनी में ज्यादा ठहरता भी नहीं है, 3 साल 4 साल काम किया, शिफ्ट कर गया अगले में, फिर अगले में शिफ्ट कर गया। सरकारी जॉब में वो मिलता है कि आपको सुविधा अधिक मिल जाता है। जैसे अगर नॉर्मली मानो, हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बीएड वाला एग्जाम्पल, क्या दिए थे ना, सैलरी मेरे दोस्त का कितना हमने बताया था 120, इसके अराउंड में अभी उसका सैलरी पहुंच चुका है, वर्तमान में बात हुआ 120। कितना क्लास ले रहा है, 2 से 3 क्लास ले रहा है, और बीपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होकर के जाएंगे, कितने लोगों का सैलरी 120 है अभी, कितना से शुरू होगा, 50-55 हजार से, +2 वाले टीचर जो हैं, या इससे भी कम ही है, हमको लग रहा है 50-55 है, 45 इन हैंड 45 से मिलता है, 45-46 मिलता है। कहाँ ग्रोथ अधिक है, जहां टैलेंट है वहां ग्रोथ सिक्योरिटी कहाँ है, जीवन का सिक्योरिटी है, चलते चलते उलट गए। आज के समय में लोगों को अब हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक का मॉड्यूल भी बदल गया है, पहले हार्ट अटैक आता था, अब कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर है, हार्ट अटैक आता था तो 3 बार मौका मिलता था, ब्लॉकेज अगर हो गया हार्ट में तो 3-4 बार मौका मिलता था। अभी कार्डियक अरेस्ट, एक बार मारा, हाथ पर ऐसे हाथ रख करके बैठे और बैठले बैठले खत्म, बैठे तो उठने का स्थिति में नहीं, 2-4 मिनट में प्राण अलग हो गया शरीर से। तो जीवन का यहाँ वैल्यू है नहीं, नौकरी का कौन सी वैल्यू रहेगा। हाँ, इतना फालतू का हम लोग का लाइफ स्टाइल हो गया है, खाना पीना। नॉर्मली देखिए ना, दिन भर में आप कितना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, आप रूम में बैठ करके रोटी सब्जी दाल अगर खा ले रहे हो वो ज्यादा सही है, लेकिन अगर मेस में जाकर के अलग अलग जगह खाना खा रहे हो, होटल में खाना खा रहे हो, रोड पर लिट्टी कचौड़ी जिलेबी अगर खा रहे हो, तो एक ही तेल में सुबह लिट्टी छानेगा, दोपहर में उसी में जिलेबी छानेगा, शाम में उसमें पकौड़ी छानेगा। ठीक है, एक तेल में 4-5 आइटम तो तलता है, और रात में उस तेल को भर के डिब्बा में घर ले जाएगा, अगला दिन फिर उसी में छानेगा। माने उसको तेल को अगर हाथ में लेकर के देखो ना तो तेल में और मोबिल में अंतर दिखेगा नहीं, लगेगा वो मोबिले हो चुका है, माने तेल मोबिल में बदल गया, तब तक उसका यूज कर रहा है। जबकि साइंस के अनुसार एक तेल में अगर 2-3 बार आप उसको गर्म कर देते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल तैयार हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जैसे हमने क्या लिखाया था, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, फैट का डाइजेशन नहीं होता है।
अब बैड कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन कहाँ से होगा, उसका तो इमल्सिफिकेशन भी नहीं होगा, और कोलेस्ट्रॉल सीधे जमा कहाँ होगा, ब्लड में। ब्लड में जमा होगा तो ब्लड को मोटा करेगा, ब्लड को मोटा करेगा तो हार्ट का वाल्व जो अभी हम लोग पढ़े थे वो वाल्व उस ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जब पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड कैपिलरीज होता है हम लोग के बॉडी में, रक्त केशिका कहते हैं, वो बहुत पतला पतला होता है, मतलब बाल जैसा पतला पतला है। वो कैपिलरी से वो ब्लड आगे बह ही नहीं पाएगा, जब नहीं बहेगा तो ब्लड प्रेशर जनरेट होगा और ब्लड कैपिलरीज फट जाएगा। तो हार्ट के भीतर ब्लड कैपिलरीज फटा, कार्डियक अरेस्ट। ब्रेन के अगर अंदर फटा कैपिलरीज तो ब्रेन स्टॉक या ब्रेन हैमरेज, इसीलिए हो रहा है। अनियमित दिनचर्या के कारण जो मिला खा लिए, क्या भूख लगा रोड पर चल रहे हैं, जो मिल रहा है उसको खा लिया, थोड़ा सा भी उसमें दिमाग नहीं उपयोग किया जा रहा है, क्या खा रहे हैं। सुबेरे अलार्म लगा के 9 बजे जग रहे हैं, ठीक है। पहले लोग अलार्म लगाते थे 6 बजे जगने के लिए, 5 बजे जगने के लिए, अभी अलार्म कै बजे लगाता है सब, 9 बजे लगाता है सब जगने का। अब 9 बजे उठा, खा पी करके वो कहीं एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है क्या दिन भर में, कुछ नहीं हो रहा है। फिजिकल एक्सरसाइज तो हो नहीं रहा है, तो शरीर के अंदर का जितना सब है जंग वंग मशीन में लगा हुआ है, वो अंदर में कोई कोई कर रहा है, इसी लायक है नहीं। कहीं एक्सरसाइज होता, बॉडी से स्वेटिंग होता, गर्मी के चलते थोड़ा बहुत पसीना हो जा रहा है वो ठीक है, अगर गर्मी पड़ना बंद हो जाए तो पसीना शरीर से निकलना बंद हो जाएगा इंसान का, और जल्दी मरेगा। तो शुक्र है कि गर्मी पड़ रहा है, थोड़ा सा स्वेटिंग हो जा रहा है तो चलो ठीक है, बॉडी के पोर्स खुले हुए हैं, ना तो पोर्स शरीर का जाम हो जाएगा, पसीना नहीं निकलेगा तो पोर्स कहाँ से खुलेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, फिर पोर्स खोलने के लिए वही उपाय है, ईंटा झाड़ने वाला ब्रश से झाड़ना पड़ेगा इंसान को। ईंटा झाड़ने वाला ब्रश देखे ना, तार वाला जो होता है, उसे पकड़ के खखोरना पड़ेगा, तब पोर्स जो होगा वो शरीर का खुलेगा। तो सब अनियमित दिनचर्या के कारण है, उसको ठीक रखना चाहिए। कम से कम डेली के हेल्दी इंसान को ना 45 मिनट समय फिजिकल एक्सरसाइज पर देना चाहिए। जब तक शरीर फिट नहीं है उसके अंदर फिट ब्रेन रह ही नहीं सकता है। क्या कहा जाता है, स्वस्थ शरीर के भीतर स्वस्थ मन निवास करता है। तो पूर्वज बुड़बक थोड़े था कि कह करके गया है, हम लोग अपने आप को 30 मार खा बनते हैं, पूर्वज हम लोग का अधिक चालाक था सब। पूर्वज क्या, जैसे पूर्वज छोड़ो ना, अपने ही घर में पेरेंट में दादाजी के थोड़ा सा पीछे जाते, पिताजी नहीं उनसे और पहले दादाजी लोग पर, वो लोग क्या करते थे, रात में पढ़ोगी भोरे उठ के पढ़ो, भोर में उठ के पढ़ने के लिए कहते थे। रात में पढ़ने का घोर विरोधी लगभग सभी के घर में दादाजी जो लोग होते थे। अभी के टाइम में मॉडर्न सब आगे कहेगा लेट नाइट स्टडी हम करते हैं, माने कहने में उसको थोड़ा अच्छा लगता है, अंग्रेजी वर्ड बोल रहा है, लेट नाइट स्टडी करते हैं। भकुआ, लेट स्टडी, लेट नाइट स्टडी में साइंस के अनुसार अब ये साबित हो चुका है कि रात में आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मात्र 40% है, और साइंस के अनुसार सुबह में 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 100% है। इसीलिए घर का लोग कहता था सुबह उठ करके पढ़ो, और उस समय अगर बैठ के कोई लिखने लगता था ना तो भोरे भोरे, हम तो पिटाए हैं, सुबह सुबह यात्रा बिगड़ता था। जगह ठंडा के दिन में 3 बजे उठ करके लालटेन जल जाता था, सभी भाई बहन अपने से चौकी पर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कंबल ओढ़ करके, देखे दादाजी गए तुरंत सुत गए, फिर आए एकदम अलर्ट हो गए। ये तमाशा चलते रहता था सुबह 8 बजे तक, 7 बजे तक। उस समय अगर बैठ के कुछ लिख रहे हैं ना तो भोरे भोरे 2-4 चटकन लग जाता था। कहते थे इस समय लिखो मत, बोल बोल करके पढ़ो। अब बोल बोल करके पढ़ने का फायदा ये होता था ना कि उस समय, इस समय आप नॉर्मली अपने पर एक्सपेरिमेंट करना, इस समय उठ करके पढ़ोगे ना और बोल बोल करके 2-4 बार पढ़ लिए, जीवन भर नहीं भूल सकते हो आप उस चीज को। आज भी हमको, अगर संस्कृत मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा संस्कृत था, 100 में 100 नंबर मेरा संस्कृत में है, सीबीएसई में 100 में 100 है, एको नंबर मेरा कटा नहीं। तो संस्कृत का कोई भी सुभाषितानी, कोई भी पोएट्री पोएम जो था अभी भी हमको कंठस्थ है, 10th तक का जो हम बता रहे, एक बार देखना पड़ेगा, आज भी याद है, भोर में याद किया हुआ था सुबह में। तो सुबह में जो चीज आप पढ़ोगे वो एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं वो आपका हो जाएगा। लेट नाइट की तरफ फिर क्यों जाना है जब सुबह में आपको ज्यादा फायदा मिला। 40% है ना जी रात में, दोपहर में और ही घट जाता है, सुबह में 100%, दोपहर में आप पढ़ रहे हो तो 50 से 55%। अभी सबके दिमाग में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वही है, 45 से 50%। सुबह में थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिए। प्राणायाम का मतलब सांस खूब डीप ब्रीदिंग। अभी हम लोग ब्रीदिंग कहाँ कर रहे हैं, और नॉर्मल जो चल रहा है वही हो रहा है। ब्रीदिंग करना माने डीप ब्रीदिंग, और सुबह में अगर आप 6 बजे के बाद उठते हो तो ब्रीदिंग में भी ऑक्सीजन आपको कम ही मिलेगा। रामदेव बाबा का चेला सब 3 बजे उठ के टान लेता है, ठीक है,
देखिएगा उनका जो चेला सब है वो 3 बजे 4 बजे उठ करके सब टानना शुरू कर देता है। काहे कम हो गया? टान लेता है सब। सूरज के लालिमा से ऑक्सीजन का क्या मतलब है? अरे फोटोसिंथेसिस से मतलब नहीं, 21% अवेलेबल है परमानेंट। हाँ वो अवेलेबल है, ठीक है। हाँ तो सुबह में ब्रेन में ज्यादा होता है क्योंकि ब्रेन तुरंत रिलैक्स करके काम करना शुरू किया रहता है। और उस समय अगर प्राणायाम कर लिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, ज्यादा नहीं, पढ़ने से पहले प्रयास हमेशा करना चाहिए 11 बार डीप ब्रीदिंग। 11 बार करने में 3 मिनट का समय लगता है। डीप ब्रीदिंग मैंने केवल सांस अंदर खींचना है, उसको रोकना है, फिर उसको छोड़ना है। 11 बार करोगे 3 मिनट लगेगा। वो प्रैक्टिकल हम करते हैं इसलिए बता रहे हैं, 3 मिनट का समय लगेगा। अभी नहीं कि 11 बार करने के चक्कर में सांस अंदर खींचे 1, रोके 2, छोड़े 3। हर जगह बिहारी बुद्धि नहीं लगाना है। वो कितना हुआ 1, पता नहीं हड़बड़ाई सबको बड़ी रहता है, कोई काम फटाफट फटाफट एकदम कर ले, ठहर के काम करना चाहिए, ठीक है। तो 3 मिनट में 11 बार हो जाएगा और उसके बाद पढ़िएगा, देखिएगा मन लगेगा। और प्रयास करो, ट्रायल करने में क्या जा रहा है, फ्री फोकट का मामला है, ठीक है। 3 बजे उठ करके पढ़ना शुरू कर दो। 3 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करोगे, बाकी का दुनिया जब उठेगा उस समय तक 5 घंटा पढ़ के तुम सूझ जाओ। घर वाला टेंशन में, रूममेट टेंशन में, पढ़ता उड़ता नहीं है, रूममेट वो खूब खुश रहेगा, आपका हो गया अब इसका बीपीएस, खूब खुश रहेगा, आपको दिखाएगा कि सिंपैथी, कि पढ़ना चाहिए तुमको, तुम नहीं पढ़ते हो। वो सोया रहे तब तक 5 घंटा पूरा दो, और सुबह उठ करके मस्ती। हम लोग के साथ दोस्त है वो दिल्ली में, उसका कहानी बता रहे, हम लोग सोए रहते थे, वो टहल वहल करके आ करके रात में चल जाता था, 12 बजे 11:30 12 बजे लाइब्रेरी जाता था। हम लोग सो करके उठते थे ना, तो गेट पर बैठ के चाय बिस्कुट खाते रहता था। अब बोलते थे कहाँ से आ रहे हो, तो टहल वहल करके आ रहे हैं। कभी नहीं कहता था लाइब्रेरी से आ रहे हैं, कहता था टहल करके आ रहे हैं। चाय बिस्कुट हम लोग खाते थे। हम लोग अब पढ़ने जाते थे, जाकर के मिजाज से सो जाता था। पहला अटेम्प्ट में IRS निकाला, वो इंडियन रेलवे सर्विस, अभी DCM पोस्ट पर है, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, जो रेलवे का पोस्ट होता है, बाद में DRM बनता है, उस पोस्ट पर है। भोरे भोरे पढ़ लेता था 4 घंटा 5 घंटा, उसके बाद हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। तो ये चीज बता रहे हैं, सुबह में प्रयास करना चाहिए पढ़ लेने का, ठीक है। मॉर्निंग के पढ़ाई का बहुत वैल्यू है, उस समय जो पढ़िए वो कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन उठना मुश्किल है, चैलेंज है। नींदे आप लोगों को आता है उठने के टाइम पर, ठीक है, 2 बजे 2:30 बजे नींदे आता है। तो थोड़ा सा अपने साथ हार्ड एंड फास्ट बनो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है। बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है, कोई उपाय नहीं। और बीपीएससी अब थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि दिल्ली वाला जितना बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज पर्सन, ठीक है, वो सब बैठे हुए हैं बीपीएससी के लिए। जिसका यूपीएससी से अटेम्प्ट, सोचो यूपीएससी से अटेम्प्ट खाली हुआ, उसका दिमाग पूरी लाइब्रेरी बना करके बैठा हुआ है, वो सब बैठेगा आपके साथ परीक्षा में। चानी पर का बाल उसका झड़ गया, बैठेगा बीपीएससी में, तो कहाँ आप लोगों को उड़ा देगा पता है। और वैसे लोगों के साथ कंपटीशन है, तो उन लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा, हट के करना पड़ेगा। तो रूटीन अपना अलग कर दो, ठीक है, एकदम यूज किया हुआ एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, उससे अपना रूटीन अलग कर दो, डाइट अलग कर दो। डाइट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। 3 थाली भात दाल चोखा खाओगे नींद आ जाएगा। खाना एकदम कम रखना चाहिए, खाना बहुत नहीं खाना चाहिए, एकदम 4 पतला पतला रोटी, 1 कटोरी दाल, थोड़ा सा सब्जी, सलाद बहुत है। 4 रोटी की जगह, अब आप लोग रोटी की जगह रोटा खाते होंगे तो नहीं पता, ठीक है, रोटी की जगह कल रोटा बनाता है, तो रोटा बनाओ तो 2 रोटी, ठीक है, रोटी बना तो 4 रोटी, 1 कटोरी दाल, सब्जी और सलाद जरूर रखिए। गर्मी का दिन है, खीरा गाजर ककड़ी जो भी मिलता है एकदम भरदम खा लो। और उसके बाद पढ़ो। चावल खाने से थोड़ा परहेज, क्या तुरंत खाओगे तो नींद आएगा, तो चावल खाने से खाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम। डाइट का विशेष ध्यान, शरीर में ऐसा प्रयास करो ना कि 100 ग्राम प्रोटीन डेली खाओ। 100 ग्राम अगर प्रोटीन बॉडी में नहीं जाएगा तो शरीर हमेशा थकान लगा रहेगा। ब्रेन भी एक्टिव रहता है बॉडी में प्रोटीन जाने से, तो भोजन में प्रोटीन रहना चाहिए। तो प्रोटीन का जो रिच सोर्स है उसको खाइए। दूध का आइटम खा सकते हैं आप प्रोटीन के लिए। सबसे अधिक प्रोटीन जो है उसका बता रहे, कई लोग कहते हैं मांस में अधिक प्रोटीन है। मांस खाओगे तो उसका प्रोटीन डाइजेस्ट करने का हम लोगों के बॉडी में कैपेसिटी ही नहीं है। तो सोयाबीन समझ रहे हो, सोयाबीन सब्जी वाला नहीं,
सफेद रंग का बीज आता है सोयाबीन का, छोटा छोटा, वो आपको 15 दाना मैक्सिमम, इससे अधिक मत खाना, 10 से 15 दाना। इससे अधिक खाओगे तो आपका बॉडी उसका प्रोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, वेस्ट हो जाएगा फिर। तो 15 दाना प्रोटीन, थोड़ा सा ये सोयाबीन, उसमें हरा मूंग, चना, ये सब लेकर के मिक्स करके सुबह में प्याज टमाटर डाल के या फिर गुड़ डाल करके जैसे खाते हो, 1 कटोरा घोड़ा ऐसा चर लो, लग जाओ पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ने में लग जाइए, तो इससे आपका प्रोटीन भी आपको मिल गया बॉडी को। कच्चा पनीर खा जाओ, उसमें भी प्रोटीन है, या फिर हल्का फ्राई करके खा जाओ, उसमें भरपूर प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन वाला सोर्स खूब खाइए, समझ गए। सत्तू अभी गर्मी में, सत्तू में आपका विटामिन बी बहुत अधिक पाया जाता है, तो सत्तू बहुत अच्छा चीज हो सकता है। 1 गिलास सत्तू पी लीजिए, उसके बाद पानी पीते रहिए। तो बहुत खर्चा भी कर रहा है, स्टूडेंट टाइम में बहुत खर्चा भी नहीं कर सकते, तो ये सब छोटा छोटा चीज से मैनेज हो सकता है बॉडी का स्टेमिना। ठीक है, और वो करके एकदम प्रयास करो कि 8 से 10 घंटा डेली का सेल्फ स्टडी क्लास के बाद हो जाए। ठीक है, 8 से 10 घंटा, माने बचे हुए टाइम में भी पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं रहे, पढ़ाई के अलावा बाद बाकी कोई काम नहीं, बचे हुए 120 दिन, और इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी बता रहे हैं। हाँ? नींद बहुत आता है, तो वही तो बोल रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने साथ सोचो कि नींद नहीं आए, खुद से सोचो, कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट सोच लो। हरा मिर्चा रखो, काट के खा लो, थोड़ा सा भाग जाएगा नहीं कुछ। हाँ। तो नींद आ रहा है ना, अगर बहुत ज्यादा अगर नींद उस समय आने लगे, एट अ टाइम पढ़ाई के समय 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़े, नींद आने लगे, तो 2-3 उपाय कर सकते हो। तो पंखा ऐसी घर में जो लगा होगा हॉस्टल में बंद कर दो, गर्मी हो रहा है उसमें बैठ करके पढ़ो, या फिर नींद अगर फिर भी आ रहा है तो सो जाओ, उसको जबरदस्ती रोको मत, और 1 घंटा या 45 मिनट के बाद जाके पढ़ने लगो। नींद को रोक के पढ़ोगे ना तो पढ़ पाओगे, नहीं सो पाओगे, मन परेशान करेगा। तो सो जाओ आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आधा 1 घंटा के बाद रिफ्रेश फील करो और पढ़ने लगो, फिर नहीं आएगा नींद, सोने के बाद फिर आ जाएगा। तब तो आपको, एक मक्खी होती है सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होता है, सोने की बीमारी, ट्रिप्नोसिन के कारण होता है। हाँ, तो सीसी मक्खी काट ली है इसका मतलब। चलो ठीक है, इसके आगे फिर अगले क्लास में किया जाएगा, आज इतना ही रहने दीजिए। डाइवर्सिटी का क्या छोड़े, साइंस टेक का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले लोग भी लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। अंतरिक्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में, अंतरिक्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की उपलब्धियों एवं संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण करें। हिंदी में ही लिखना है, अंग्रेजी में खुद ट्रांसलेट करना, बोलेंगे नहीं। फिर से एक बार बोल रहे हैं, लिखिए। अंतरिक्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की उपलब्धियों एवं संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण करें। 250 शब्द में लिखना है, 16 नंबर।